सम्मानित साथियों, इस देश में तमाम राजनीतिक दल रहे हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बार वोट पड़ा है 1952 में और बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में, यानी 32 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की प्रतिमा बाजारों में, पार्कों में, गांव में भी तमाम जगह लगी मिलती है। और आप देखते हैं कि जो बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है तो बाबा साहब के हाथ में एक पुस्तक होती है जिसका नाम है इस देश का संविधान। अक्सर आप जो देखते हैं तो उनके हाथ में, एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ से इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? कि बड़ी मेहनत से हमने वोट का अधिकार इस संविधान में सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को देने का काम किया है। अगर जिस दिन इस बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के दबे कुचले लोग वोट को एक हो करके दे देंगे, उस दिन इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजनों का कब्जा हो जाएगा। ये मेरे साथियों, ये बड़ी दुख की बात है कि आज तक 75-76 साल बीतने जा रहा है, लेकिन इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजनों का कब्जा अभी तक नहीं हो पाया। जबकि बाबा साहब ने एक चीज और कहा था कि ये संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अंत में ये देखने को मिला कि बाबा साहब इस देश का संविधान तो अच्छा बना करके गए, लेकिन जो इस देश की हुकूमत करने वाले लोग थे उन्होंने इस संविधान को नियत साफ करके लागू नहीं किया। अगर मैं इस बात को बोल रहा हूं तो तमाम ऐसे लोग भी होंगे जो इस मेरे प्रश्न पर प्रश्न लगाएंगे कि ऐसी क्या बात रही कि जो इस देश में बाबा साहब का संविधान आज तक ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। तो मैं उसके लिए उस संविधान की 1-2 आर्टिकल के बारे में, 1-2 धाराओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उसी तरह तमाम ऐसी धारा और आर्टिकल उस संविधान में है कि जिसको इस देश के हुकूमत करने वाले लोग आज तक नहीं लागू किए। जैसे आपने देखा होगा कि इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी थी अंग्रेजों की, जो पूरे देश के लोग वो गुलामी करते थे। एक दोहरी गुलामी थी जिस गुलामी के शिकार इस देश के कुछ लोग थे। वो कौन लोग थे? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरह से जो पिछड़े थे वो दोहरी गुलामी के शिकार थे। धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, इस बात को उन्होंने सोचा तो उन्होंने कहा कि ये देश अंग्रेजों के हाथ से तो आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन जो इसी देश के लोग, इसी देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी कर रहे हैं, इस गुलामी से निजात कैसे मिलेगी? इसके लिए बाबा साहब ने एक साइमन कमीशन मंगाने का काम किया। साइमन कमीशन का मतलब एक लॉर्ड लिथियन नामक व्यक्ति के नाम से एक कमेटी बनी और वो कमेटी बाबा साहब के सिफारिश से बनी। बाबा साहब ने कहा कि एक सर्वे इस देश में हो जाना चाहिए। जितने लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से हर तरह से कमजोर हैं, इनका सर्वे करके इनको आरक्षण दे दिया जाए, ताकि ये जो सब तरह से पिछड़े हैं ये भी अपने आरक्षण के बल पर अगड़े लोगों की बराबरी कर सके। इसके लिए बाबा साहब ने जब साइमन कमीशन मंगाया, इसी भारत देश में जब साइमन कमीशन के लोग सर्वे करने के लिए आए
तो जो आपके दुश्मन थे उन लोगों ने नारा लगाया, क्या? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन धन्य बाबा साहब जिन्होंने अथक प्रयास करके साइमन कमीशन को मंगाने का काम किया और साइमन कमीशन गांव-गांव सर्वे शुरू किया। अध्यक्ष जी, साइमन कमीशन गांव-गांव सर्वे शुरू किया। दिन भर तो बाबा साहब उन साइमन कमीशन की कमेटी के साथ दिन भर गांव-गांव में सर्वे कराते थे, लेकिन रात में वो बाबा साहब उन पिछड़े मोहल्ले और गांव में जाते थे और कहते थे कि कल आपके गांव में भी साइमन कमेटी के लोग आएंगे, साइमन कमीशन कमेटी के लोग आएंगे, आप भी अपनी सच्चाई बता देना। लेकिन ये मेरे साथियों, जैसे बाबा साहब उस गांव से निकल करके आते थे तैसे उस गांव में आपके दुश्मन भी पहुंच जाते थे जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे। और वो जा करके क्या कहते थे कि क्या आपके गांव में बाबा साहब आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ बाबा साहब तो आए थे। बाबा साहब क्या कह करके गए हैं? तो लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि कल आपके गांव में कमेटी के लोग आएंगे, आप भी अपनी सही बात बता करके उस सूची में नाम दर्ज करा देना। तो जो आपके दुश्मन थे वो क्या कहते थे कि अगर तुम बाबा साहब की बात को मान करके सूची में नाम दर्ज करा दिए तो आप एससी हो जाओगे, आप एसटी हो जाओगे, आप छोटी जाति में हो जाओगे, आप नीची जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, इस तरह भड़का करके वो वापस चले जाते थे। और जब दूसरे दिन बाबा साहब साइमन कमीशन कमेटी के साथ जाते थे, जितने लोगों ने बाबा साहब की बात को माना उस सूची में नाम दर्ज कराया। समथल एरिया के लोगों ने जब सूची में नाम दर्ज कराया तो वो हो गए अनुसूचित जाति में। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने जो नाम सूची में दर्ज कराया तो वो हो गए अनुसूचित जनजाति में। यानी जिन्होंने बाबा साहब की बात को माना, सूची में नाम दर्ज कराया, वो हो गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी एससी और एसटी में। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो क्या रह गए? आप लोग बोलो ना थोड़ा, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। क्योंकि सर्वे किसका हो रहा था? पिछड़ों का। मैं इस बात को इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं कि तमाम हमारे ओबीसी पिछड़े समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो एससी एसटी को आरक्षण देके चले गए, हम बैकवर्डों को नहीं देके गए। तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि बाबा साहब जो साइमन कमीशन मंगाए थे वो सर्वे कर रहा था किनका? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरह से जो पिछड़े थे, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, सूची में नाम दर्ज कराया, तो वो हो गए एससी और एसटी। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो रह गए पिछड़े के पिछड़े। वही हैं यादव, कुर्मी, पाल, मौर्य, कश्यप, बिंद, मल्ला, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजभर, चौहान, यानी जितनी ओबीसी की जातियां हैं ये वही हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने। लेकिन फिर भी धन्य बाबा साहब, उन्होंने सोचा कि अगर ये कुछ पिछड़े समाज के लोग मेरी बात को नहीं माने हैं तो मैं इनके लिए संविधान में एक व्यवस्था दे रहा हूं आर्टिकल 340 के तहत। और ये व्यवस्था दे रहा हूं जब भी इस देश में हुकूमतें चलेगी तो फिर से सर्वे करा करके इनको आरक्षण दे दिया जाएगा। हे मेरे साथियों, पहली बार वोट करके जो हुकूमत आई तो 1952 में, और जैसे ही सरकार बनी तैसे एक कमेटी बना दी गई उन बचे हुए पिछड़ों का सर्वे करने के लिए। उस कमेटी का नाम क्या रखा गया? काका कालेरकर आयोग। क्या रखा गया? काका कालेरकर आयोग। और ये सर्वे कब शुरू हुआ पिछड़ों का? 1952 में। और इसकी रिपोर्ट कब आ गई? 57 में। हे मेरे पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोगों, अगर 57 में भी आपकी रिपोर्ट आने के बाद अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों की नीयत साफ होती तो 57 में ही आपका आरक्षण लागू हो गया होता। मैंने इसीलिए कहा कि बाबा साहब कहते थे कि संविधान तो मैंने अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों की अगर नीयत साफ नहीं रही
तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि कमेटी बनी 52 में, रिपोर्ट आई 57 में, लेकिन आरक्षण लागू नहीं किया गया। एक बार कब बात उठी? 77 में। कब? 77 में। और 77 तक किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के लोग नियत साफ करके लागू किए होते तो शायद 57 में ही पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोग गांव का प्रधान, मेंबर, डीडीसी, बीडीसी, नगर पंचायत, टाउन एरिया, मेयर, प्रमुख, अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य ये बनने लगते हैं। लेकिन नहीं बने। कब तक? 77 तक। फिर 77 में कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बना और उस मोर्चा के लोगों ने ये वादा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करा करके इन 52% बैकवर्डों को आरक्षण दे देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री जी बन गए, तो उन्होंने मालूम क्या कहा कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई, इसलिए इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। लागू होने के बाद कब चालू हुई? 77 में। कई साल बाद? 20 साल तक इस संविधान को नियत साफ करके लागू न करने के नाते पिछड़ों आपको आरक्षण नहीं मिला। जब कह दिया गया रिपोर्ट पुरानी हो गई तो एक फिर से 77 में नई कमेटी बनी, उसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। और 77 में बनी तो इसकी रिपोर्ट कब आई? 80 में। लेकिन फिर भी 80 में भी नहीं लागू हुआ। ये रिपोर्ट कब लागू हुई? 90 में। और पहली रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। लागू हुआ कब? 90 में। 57 तक 90 तक कितने साल हो गए? लगभग 32-33 साल। हे भाई निषाद जी, मौर्य जी, प्रजापति जी, पाल जी, विश्वकर्मा जी, लोहार जी, कुर्मी जी, यादव जी, पटेल जी, जरा गौर करो कि जिसकी हुकूमतें आप बनाते रहे 33 साल तक, संविधान में व्यवस्था भी थी, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, इसके बाद आपको आपका हक नहीं दिया गया। कितने साल? 33 साल। 90 में लागू हुआ। तो लागू कैसे हुआ? 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 पार्लियामेंट जीत के आए। मान्या बहन जी बिजनौर से, रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से। जब 3 सांसद जीत करके आए तब मानवर कांसीराम साहब के हौसले और बढ़े कि मैं तो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन अब हमारे एमपी भी 3 हो गए। मान्या बहन जी से कहे कि आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देगी जब तक ये मंडल कमीशन लागू करके 52% बैकवर्डों को आरक्षण नहीं मिल जाता। और मानव साहब खुद क्या किए? वोट क्लब बोर्ड दिल्ली में बैठकर बहुत बड़ी रैली और आंदोलन शुरू किए और पूरे बहुजन समाज के, पूरे देश के लोगों को मानव साहब बहन जी ने क्या कहा कि आपको धरना देना है। कहाँ? ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय, धरना देना है और एक ही नारा लगाना है। क्या नारा लगाना है? कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने लगाना शुरू किया तो उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे? राजा बीपी सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल जी। हे मेरे साथियों, इस बात को जब बड़ा आंदोलन चला तो चौधरी देवीलाल जी मानवर कांसीराम साहब से मिलने के लिए टाइम लिए और कहाँ भी मुलाकात हुई? दिल्ली के कुछ दूर पानीपत में। और वहाँ पर जब मानवर साहब ने समझाया तो वहाँ पर चौधरी देवीलाल जी इसीलिए आए थे कि मानवर कांसीराम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो पिछड़ों की इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हो। तो मानवर साहब ने कहा कि मुझे धन्यवाद मत दो, आप भी पिछड़े समाज के हो और मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप भी इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल हो जाओ। तब उन्होंने मालूम क्या कहा कि अगर हम आपके साथ शामिल हो गए तो कहीं राजा बीपी सिंह जी हमको उप प्रधानमंत्री की कुर्सी से ना हटा दें। कौन कहा? पिछड़ा। तो मानवर साहब ने कहा कि अगर आप पिछड़े समाज के होते हुए भी पिछड़ों की लड़ाई में नहीं खड़े होंगे
तो वैसे भी आप इस कुर्सी से हट जाओगे। तब बीपी सिंह, तब जाकर के चौधरी देवीलाल जी माननीय साहब की बात को मान करके उन्होंने कहा चलिए आज अभी मैं दिल्ली पहुंच करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तब उधर क्या हुआ, ये खबर बीपी सिंह जी को लग गई कि लगता है कि माननीय साहब और चौधरी साहब की मुलाकात हो गई, एक हो गए। तब बीपी सिंह जी ने तुरंत आनंद फानन में माननीय साहब को और बहन जी को बुलाए कि आपकी क्या मांग है बताओ, हम पूरी कर दें। और तब तक ये खबर किसको मिल गई, भाजपा को। भाजपा को खबर लग गई क्या कि लगता है कि माननीय कांशीराम साहब, बहन जी, चौधरी देवीलाल जी और बीपी सिंह जी एक साथ बैठ गए हैं, कहीं ऐसा न हो बीएसपी के दबाव में मंडल कमीशन लागू करके पिछड़ों को आरक्षण ना दे दिया जाए। तो भाजपा ने क्या कहा, माननीय बीपी सिंह जी, अगर आप पिछड़ों को बीएसपी के कहने पर आरक्षण लागू करा दोगे तो मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। किसने कहा, जोर से बोलो, किसने कहा, भाजपा ने। ये कौन भाजपा, ये वही भाजपा जिस भाजपा को आज पिछड़ा समाज अपने कंधे पे लेकर के ढो रहा है और कह रहा कि ये बैकवर्डों की पार्टी है। उसी भाजपा ने जब पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोगों का 33 साल बाद जब आरक्षण मिल रहा था तो इसी भाजपा ने कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। जब भाजपा ने समर्थन वापस लेने के लिए कहा बीपी सिंह सरकार से, तब बीपी सिंह जी ने बुलाया और मान्या बहन जी से कहा कि बहन जी, भाजपा के लोग समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं, इसलिए आप भी ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट छोड़ दो। आप केंद्र की सरकार में, दिल्ली में जिस विभाग का कहो, बड़े से बड़े विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दें। किसको, बहन जी को। लेकिन धन है मान्या बहन जी, बहन जी ने कहा, माननीय साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग चाहे समर्थन वापस लें और चाहे समर्थन दें, लेकिन अगर मेरा समर्थन लेना है तो समर्थन हम तभी करेंगे जब आप मेरी शर्त को मानोगे। मुझे नहीं चाहिए मंत्रिमंडल की कुर्सी, नहीं चाहिए केंद्र के मंत्री कैबिनेट की कुर्सी, मुझे जो चाहिए अगर वो मानो तब हम आपको अपने तीनों सांसदों का समर्थन करने को तैयार हैं। तब बीपी सिंह ने पूछा आपकी शर्त क्या है। धन्य माननीय साहब मान्या बहन जी ने कहा, पहली शर्त, जिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से इस देश की आप हुकूमत चलाते हो, ऐसे बाबा साहब को आज तक आप लोगों ने भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए हो। पहले तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो, और दूसरे नंबर पर जिन 52% बैकवर्ड के वोट के बल पर यहां सरकार चला रहे हो, इन 52% के लोगों को आरक्षण दे दो। ये मेरी शर्त है, अगर मानने को तैयार हो तभी हम समर्थन देंगे। हे मेरे साथियों, तब जाकर के बीपी सिंह सरकार ने बहुजन समाज पार्टी के दबाव में, माननीय कांशीराम साहब बहन जी के दबाव में, तब जाकर के पिछड़े और बैकवर्ड समाज के लोगों को 33 साल बाद आरक्षण मिला, वरना आज भी इनको आरक्षण नहीं मिला होता। बीएसपी की बदौलत आज प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, मेयर, प्रमुख, चेयरमैन अगर ये बनने लगे तो बहुजन समाज पार्टी की देन है, वरना आज भी पिछड़ा ही दिखाई पड़ता। हे मेरे साथियों, ये तो मैं बात बताया कि संविधान में व्यवस्था भी थी आर्टिकल 340 के तहत, और संविधान में बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार भी दिया था। लेकिन वोट कब पड़ना शुरू हुआ, 1952 में। बीएसपी कब बनी, 84 में। 32 साल तक वोट देने का अधिकार तो सबको था, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सबको नहीं था। धन्य है मान्यवर साहब मान्या बहन जी, जब बहुजन समाज पार्टी बनाए तो इन्होंने एक नारा दिया, क्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हे मेरे साथियों, तब जाकर के जिसको पहले भागीदारी मिलती थी उसको भी, और जिसको कभी नहीं मिली थी उसको भी, बीएसपी बनने के बाद पहली बार मौर्य के बेटे, पाल के बेटे,
प्रजापति के बेटे, नाई के बेटे, राजभर के बेटे, विश्वकर्मा के बेटे, तमाम ऐसी जाति थी जो 32 साल तक चुनाव नहीं लड़ने को पाए थे। अगर इनको लड़ने को मिला तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत लड़ने को मिला। हे मेरे साथियों, इसके बाद क्या हुआ? चुनाव लड़े, विधायक बनने लगे, आपकी सरकार बनी। पहली बार सरकार आपकी बनी, 4 महीना के लिए गिरा दी गई। किसने गिराया? जिसने गठबंधन समर्थन किया उसी ने गिराया। फिर दोबारा बनाए, 6 महीने के लिए फिर गिरा दिए, फिर 16 महीने के लिए फिर गिरा दिए। ये तो धन्य है, इस प्रदेश की जनता ने सोचा कि कारण क्या है कि बहन जी को मुख्यमंत्री तो बनाया जाता है लेकिन सरकार को फिर गिरा दिया जाता है। तो कारण क्या निकल के आया कि जब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी तो चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे SC ST हो, सर्व समाज के गरीबों के लिए बहन जी काम करती थी। और उन समर्थन देने वाले लोगों को गरीबों के पक्ष का काम पसंद नहीं आता था। हे मेरे साथियों, 32 साल बाद ये जो 52% था, इसकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। कितनी? आबादी 52% और भागीदारी 1.5 से 2%। अगर ये मिली तो बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मिली, जो आज जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि जो मेरे बूथ के पदाधिकारी की हाजिरी हुई है, जो मेरे सेक्टर के पदाधिकारियों की हाजिरी हुई है, मैं उनसे इतना निवेदन करूंगा कि दिन भर तुम चाहे जो काम करो, सब्जी बेचो, नौकरी करो, मजदूरी करो, जो करना वो करो, और शाम को खाली अपने बूथ पर किसी दिन मौर्या के मोहल्ले में, कहीं पाल के मोहल्ले में, कहीं प्रजापति के, कहीं विश्वकर्मा के, यानी जितनी जाति के लोग रहते हो आपके बूथ पर, उन बूथों पर जाकर के खाली घरों में यही बैठ के बता दो कि जो 75-76 सालों में नहीं हुआ था वो काम मान्या बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करने का काम किया है। ये बता दो कि मौर्या जी, पाल जी, प्रजापति जी अगर BSP नहीं बनती तो आज भी आपके समाज में एक भी नेता नहीं बने होते। अगर नेता बने हैं तो किसकी बदौलत? बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होके गए। और आज वो चाहे जहां बैठे हो, आज अगर गए हैं तो अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, खुद को मलाई खाने के लिए, लेकिन समाज का भला नहीं कर सकते। अगर समाज का भला चाहिए तो आज भी मैं सब समाज के लोगों से कह रहा हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार हुई है, कभी इस नर्सरी को कमजोर मत होने देना, वरना समाज में नेता बनने बंद हो जाएंगे। इस नर्सरी को नहीं कमजोर होने देना है। हे मेरे साथियों, मान्या भाई जी ने जो काम किया था उसमें हम कुछ काम आपको गिनाएंगे। जैसे एक नौकरी निकली सफाई कर्मी की। क्या सफाई कर्मी की नौकरी बहन जी ने जगह निकाली? क्या इसके पहले ये जगह निकलती थी? बोलिए, ये पद ही नहीं था। अगर पद था तो महानगर पालिका वालिका में कहीं 1-8 सफाई कर्मी पद रहा। लेकिन मान्या बहन जी ने ये जगह निकाली क्यों? जरा ध्यान दीजिएगा। ये जगह बहन जी ने निकाला क्यों? क्योंकि बहन जी एक गरीब परिवार से निकल करके आई हैं। मान्या बहन जी ने देखा कि चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, SC ST हो, तमाम ऐसे गरीब परिवार पड़े हैं कि जिनके घर में आज भी गरीबी के नाते कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। तो क्या ऐसे गरीबों के घर में सरकारी नौकरी नहीं जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए? बोलो। और जानी चाहिए। तो आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी ने सोचने का काम किया। लाखों नौकरी बहन जी ने दिया है। हे मेरे साथियों, जरा गौर करिएगा। तमाम ऐसे सफाई कर्मी की नौकरी पाने वाले लोग थे जिनका घर पूरा छपरिया था, लेकिन आज उनके घर पक्के हो गए। आज उनके बच्चों के शरीर पर भी अच्छी ड्रेस दिखाई पड़ती है। आज उनके बच्चे भी, गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे।
उनकी माँ बाप बहनों के भी शरीर पर अच्छे कपड़े मिलने लगे, अच्छा भोजन मिलने लगा, कई लाख लोगों को रोजगार मिला। तो किसकी बदौलत? बहन जी की बदौलत। और बहन जी ने क्या किया? सफाई कर्मी के बाद बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती क्या थी? जरा ध्यान दीजिएगा। बैकलॉग भर्ती थी कि जो बाबा साहब के आरक्षण से आपको नौकरी मिलती थी, किसको? SC ST OBC को। बहन जी ने पहले अपने सरकार में सर्व समाज की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुस्लिम पिछड़ा SC ST सबको बहन जी ने नौकरी दिया। लेकिन बाद में बहन जी ने क्या कहा? सारे जिलाधिकारियों से कहा कि जरा जांच करो कितनी नौकरी वो है जो बाबा साहब के आरक्षण से देने वाली नौकरी को रोका गया है। मालूम कितनी निकली? कई लाख नौकरी खाली उत्तर प्रदेश में। और देश में तो अभी आपकी हुकूमत बनी नहीं। आज हमारा SC ST OBC का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और आपकी नौकरियों को, ये सही मानसिकता ना होने के नाते लोगों ने रोक करके रखा है। पूरे देश में कई लाख नौकरियां होगी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी बैकलॉग, बहन जी उसका नाम रखा कि मेरी सरकार के बैक में लॉक की गई नौकरी का मैं नाम रखूंगी बैकलॉग। क्या होता था? जगह आती थी, फार्म भरा जाता था, जैसे उन अधिकारियों को मालूम होता था कि ये भर्ती कौन सी है, बाबा साहब की दी हुई आरक्षण वाली, तैसे उन अधिकारियों की मानसिकता साफ न होने के नाते एक लेटर बनाते थे। क्या? इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है। ठीक है, अब निरस्त कर दी गई। वो लेटर कहां चला गया? मुख्यमंत्री के यहां। कहां पहुंच गया? प्रधानमंत्री के यहां। और उनकी भी मानसिकता ना सही होने के नाते वो भर्तियों पर रोक लग गया। बहन जी अपनी सरकार में जांच कराई और कई लाख भर्ती किसकी हुई? SC ST OBC बैकवर्ड हुई ना। लेकिन इस भर्ती को रोक किसने लगाया? जवाब देना पड़ेगा आपको, अकेले में नहीं बोलूंगा। आप इस भर्ती को किसने रोक लगाया? नहीं जानते हो? जानते हो कि नहीं? BSP के बाद किसकी सरकार आई? हाँ, तो इसको जोर से बोलो ना। ये भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की। और रोक कौन लगाया? समाजवादी पार्टी। कौन सा मुख्यमंत्री? OBC का मुख्यमंत्री। बात समझने की ये है, हमारे यादव जी कहां हैं? इस भर्ती किसने रोक लगाया? बैकवर्ड का मुख्यमंत्री। अब भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की। डेली चिल्लाते हैं वो लोग कि BSP तो भाजपा की बी टीम है। और मैं कहता हूं कि ना तो BSP भाजपा की बी टीम है, ना तो BSP का टिकट भाजपा कार्यालय से तय होता है, लेकिन समाजवादी की हर नीति RSS और BJP कार्यालय से तय होती है। ये मैं सिद्ध करने आया हूं। आप बताओ, SC ST OBC की भर्ती बहन जी कर रही हैं, एक OBC का मुख्यमंत्री उस भर्ती को रोक लगा रहा। किसके कहने से? अभी बताने की जरूरत है क्या? और उसके बाद बहन जी ने देखा कि हमारे SC ST के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। तमाम ठेकेदार हो गए थे SC ST में। इन ठेकेदारों का रोक किसने लगाया? समाजवादी ने। तमाम अधिकारियों को तहसीलदार से SDM, DYSP से SP बनाया गया। और इनको बैक करके उसी तहसील में अपमानित करने का काम किसने किया? अरे जान दो तो बोला जोर से भाई। किसने डिमोशन किया? सपा ने। और भरी लोकसभा में माननीय बहन जी ने प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाई। इस बिल को किसने फड़वाया? समाजवादी ने। इतने नहीं हुआ, आज माननीय अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं कि लोग मुझे शूद्र कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? लोग मुझे शूद्र कह रहे हैं। जब उनकी कुर्सी उर्सी धुलाई गई मुख्यमंत्री हटने के बाद, तब भी बोले थे कि मुझे लोग OBC समझते हैं, शूद्र समझते हैं, इसलिए हमारी कुर्सी धुलाई गई। हे माननीय अखिलेश यादव जी, मैं तो शूद्र नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं SC ST OBC हुआ।
क्या SC ST OBC समाज में जन्मे महापुरुष, और आपके उनके दिमाग में ये रहा शूद्र समाज के। तो ये महापुरुष बाबा साहब के संविधान के हिसाब से SC ST OBC समाज के हैं, और उनके हिसाब से अगर समझो तो शूद्र समाज के हैं। और इस जनपद का नाम बहन जी ने किसके नाम रखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, रमाबाई नगर, फूले नगर, मानूर कांशीराम साहब नगर बहन जी ने बनाया ना। और इस सारे नाम किसके नाम है? बहुजनों में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के नाम है। और इस सारे जिलों का नाम किसने बदला? किसने बदला? यार हम इतना देर में आप लोग कुछ बोला भाई। किसने बदला? समाजवादी ने। कौन बदला? जो अपने आप को डेली कहता है कि लोग मुझे शूद्र कहते हैं। अगर तुम भी शूद्र हो तो शूद्र समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के नाम को बदल करके उन महापुरुषों का अपमान किसके कहने से आपने किया है? और उनके मानने वाले अनुयायियों का अपमान किसके कहने से आपने किया है? ये तो हाल रही समाजवादी की, जो आज क्या कह रहे हैं, हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। समाजवादी के लोग क्या कह रहे हैं? हम मानवर साहब का मिशन पूरा करेंगे। अरे जरा अपने नेता से पूछो कि जो मानवर साहब के मिशन पूरा करने की बात कर रहे हैं, वो मानवर साहब के नाम से बने एक जिले को तो हजम कर नहीं पाए। उस जिले का नाम एटा से अलग जिला बनाया गया था, मान्य बहन जी ने बनाया था मानूर कांशीराम साहब नगर, और उस जिले का नाम क्या रख दिया? कासगंज। जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने मानूर साहब के नाम से बने एक जिले को नहीं हजम कर पाए, वो मानूर साहब का मिशन पूरा करेंगे? जरा उनसे सवाल करिएगा। तमाम ऐसे लोग बीच में आपके और आएंगे जो वो भी नीला गमछा लेकर के आएंगे, नीला गमछा लेके आएंगे और क्या कहेंगे? हम मानवर साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, भाषण नहीं हो रहा आज। मानवर साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश करोगे और मानवर साहब के मिशन पूरा करने की बात करोगे? ये दोनों एक साथ कैसे होगा? हो सकता है मानवर साहब के द्वारा बीएसपी का वारिस किसको बनाया गया? बहन जी को। नीला झंडा नीला गमछा लेकर के आओगे और लोगों को गुमराह करने के लिए कहोगे क्या कि मैं मिशनरी हूं, मैं मानवर साहब का मिशन पूरा करूंगा, और मानवर साहब द्वारा बनाई गई पार्टी को और मानवर साहब द्वारा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी के वारिस मान्य बहन जी के खिलाफ साजिश करोगे और मिशन पूरा करने की बात करोगे? ये दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। ये धोखा हो रहा है, इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को क्यों तैयार किया गया? आज बताओ, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजनों की कौन सी है? सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बहुजन समाज पार्टी। और इस देश की सबसे बड़ी नेता बहुजनों की कौन है? मान्या बहन जी। मान्या बहन जी कमजोर हो जाए, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाए, इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठ पाए, इसके लिए मनवादियों ने तमाम दल खड़ा कर दिए, वो भी नीला झंडा लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अब तमाम लोग हमने देखा, हमारे कर्मचारी क्या कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कहा है, हम इसलिए उनके साथ खड़े हो गए। अरे जरा सोचो, माननीय बहन ने क्या कहा था कि हम बैकलॉग भर्ती करेंगे? माननीय बहन ने क्या कहा था? सफाई कर्मी भर्ती करेंगे। माननीय बहन ने क्या कहा था? ठेकेदारी में आरक्षण देंगे। माननीय बहन ने क्या कहा था? महापुरुषों के नाम जिले बनाएंगे। नहीं कहा था ना? हमारा घोषणा पत्र क्या है? हमारा घोषणा पत्र है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। बीएसपी कभी घोषणा पत्र क्यों नहीं लागू करती? हम क्या लागू करना चाहते हैं? हम चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत हो और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस देश में पूरी तरह लागू हो जाए। यही हमारा घोषणा पत्र है। और लोगों को घोषणा पत्र क्या है? लुभावने वादे, पूरा करना नहीं।
लालच देना है। हे मेरे साथियों, मैं अपने कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, बिना घोषणा किए बहन जी ने सब कुछ किया है। घोषणा करने वाले तो भूल जाएंगे, आपकी भी समस्या का अगर समाधान कोई करेगा तो माननीय बहन जी ही करेंगी, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। अब आ जाइए भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं? भाजपा के लोग कहते हैं, पाल साहब चाहे जितना कैडर करावा, तहार वोट तो हम ले लेवे 5 किलो राशन पे। ए माताओं बहनों, बतियाइए मत माई बहनी, इतनी बात सुना। तुहार वोट लूट लिया जा रहा 5 किलो राशन पे। अगर बाबा साहब जाने होते, बाबा साहब ने वोट का अधिकार क्यों दिया कि इस वोट के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना और मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू कराना। अगर बाबा साहब ये जानते कि मेरा समाज 5 किलो राशन पे वोट बेच देगा, 200 रुपए पर वोट बेच देता, दारू और मीट पर अपने वोट को बेच देगा, तो शायद बाबा साहब इतना संघर्ष इसके लिए नहीं किए होते। हे मेरे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 किलो राशन एक यूनिट पे कई किलो मिलता है? थोड़ा बोला करो आप लोग भी, शर्माओ मत, इसीलिए समझ में नहीं आता आपके। वोट अलग दे जाते हो ले जाकर के, भावना में बह जाते हो। एक यूनिट में कई किलो? 5 किलो। और जब 5 किलो पहले आप पैसे से लेने जाते थे तो शायद चावल 2 रुपया किलो, गेहूं 2.5 रुपया किलो, ऐसे तो रहा। यानी चलो 3 रुपए मान लो, तो 5 किलो दाम कितना हो गया? 15 रुपया। 15 रुपया को है फ्री दे के तो आर वोट लिए थे। 15 रुपया के एक यूनिट पर राशन फ्री दी, और जहां कोटा हुए ओकरे बाहर कौनो न कौनो भाजपाई जरूर बैठा रहा थी। और का कही है, हे माई बहनी, ए भैया बाबू फ्री पाया ना? कहिए हाँ भैया मिला। तो कहिए तब तो मोदी जी के वोट पक्का। लेकिन जैसे घरे आवा थी तैसे माई बहनी कहा थी, एक तो बोतल दे हमें। तैसे माई बहनी कहा थी कि जरा 1 लीटर सरसों का तेल ले आवा। आज 1 लीटर सरसों का तेल कितने में होगा है बोलो? और पहले कितने में रहा? 50 रुपया, 60 रुपया। आज होगा कितना? 150-200 रुपया। जरा ध्यान दीजिए भाजपा की चालाकी को। सरसों पैदा करोगे खेत में तो इसका दाम नहीं रहेगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति लोग उसको बोतल में भर के भेजते हैं तो तुहार राशन तो दीन 15 रुपया का, लेकिन खाली 1 बोतल तेल के दाम जो 50 रुपया मिलता रहा 200 रुपया, यानी 150 रुपया एक चीज में ले लीन और तुम्हें पता नहीं चली। सही है कि गलत? आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए हो? मोबाइल दे। सबसे ज्यादा आप खुश कब होते हैं? जब मोबाइल पे मैसेज आता है। अच्छा ये बताओ, कौन मैसेज आए पे सबसे ज्यादा खुश हुआ? 2000 वाला। आप मेरे भाइयों 2000 वाले मैसेज पे खुश तो होते हो, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि आपकी खाद की बोरी पहले कै किलो थी? खाद की बोरी पहले कै किलो थी? जोर से बोलो। अब कै किलो खोई गए? 5 किलो कहां गया? इसको भी सोचा कभी आपने? हे मेरे भाइयों, खाद की बोरी का वजन भी कम हो गया और दाम भी बढ़ गया। सम्मान निधि तो सबके खाते में नहीं आती है, लेकिन खाद तो सबके खेतों में पड़ती है। और अगर उस खाद की कीमत 5-5 किलो वाली की जोड़ लेंगे आप, तो जितना आपको सम्मान निधि का पैसा नहीं आता, उससे ज्यादा मोदी जी के उद्योगपतियों को चला जाता है। और आप कहते हो वोट दे दो। ये माताओं बहनों के सामने रोया गया कि मेरी माताओं बहनों के आंख में धुआं लगता है, हम इनको फ्री गैस सिलेंडर देंगे। आपके यहां शायद शुरू हुआ होगा
या नहीं शुरू होगा, दिल्ली में, पंजाब में, लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पाइप से कनेक्शन पड़ रहा है, पाइप से, और वो कनेक्शन कहां तक जा रहा, चूल्हे तक। तो सिलेंडर खाली हो गया। भाजपा लोगों ने सोचा ये सिलेंडर क्या करे, कहीं लई चला का यूपी में गरीबन की खोपड़ी पटक दिया। पहले सिलेंडर का रेट कितना था, 430 रुपया, अब कितना होएगा, 1200 रुपया। 4 तिहाई 12, कितना बढ़ेगा, कई गुना, 3 गुना। अब माई बहनी भैया बाबू कहेगा फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं आपको। लेकिन मेरे साथियों जरा ध्यान आपने नहीं दिया, एक भाई साहब की सब्सिडी आ गई और दूसरे माता जी की सब्सिडी नहीं आई। माता जी कहां पहुंच गई, गैस एजेंसी पर। कहीं हमारे पड़ोसी के तो सब्सिडी आ गई, हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई। एजेंसी वाला क्या बोला, माता जी फ्री वाला सिलेंडर तो नहीं पाए हो। कहीं नहीं भैया, आए तो फ्री वाला। कहीं हे माता जी, जब तक कि भाजपा वाले सूत ब्याज सहित असूल ना लई हैं तब तक तुहार सब्सिडी ना आए, तो फ्री कहां भवा। और जब धीरे धीरे सब्सिडी से असूल लीन तो हमें लागत है कि सबका सब्सिडी बंद हुई है, जेकर औती हुए वो 10-20 रुपया। सही है कि गलत है, तो फ्री कहां आपका मिला। ये धोखा आपके साथ हो रहा है। आपका वोट लेने के लिए ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहना है। अब इस वक्त क्या माहौल चल रहा है गठबंधन का। तमाम लोग हमारे भी फेसबुक व्हाट्सएप पे खूब लिख भेजते हैं कि बहन जी से कहिए जल्दी से गठबंधन कर लें। हमने कहा किससे, कहा थी इंडिया से। जरा आप सोचिए मेरी बात को, 2014 में जब भाजपा आई थी तो उसके पहले किसकी सरकार थी दिल्ली में, किसकी थी, कांग्रेस की। और भाजपा ने क्या कहा, कांग्रेस सरकार में महंगाई बहुत है, हमें लाओ, हम महंगाई कम करेंगे। यही तो कहा। क्या किसी भी चीज की महंगाई कम हुई। और क्या कहा, कांग्रेस सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमें लाओ, हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। किसने कहा, भाजपा ने। और क्या कहा, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, हमें लाओ, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। और क्या कहा, कांग्रेस सरकार में इस देश का पैसा लोग विदेश में जमा किए हैं, हमें लाओ, हम विदेश का काला धन लेके आपके देश में आएंगे, आपके खाते में भेजेंगे। ये जो कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। लेकिन बाकी और बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या क्या वादा किए वो तो छोड़ो। लेकिन ये जो मैं वादे गिनाया हूं, क्या महंगाई किसी भी वस्तु की कम हुई, कई गुना बढ़ गई। नौकरी 2 करोड़ देने की बात छोड़ो, नौकरी को खत्म करके एनजीओ और संविदा की कर दी गई। अगर आप ध्यान दोगे तो भ्रष्टाचार की बात छोड़ो, इस देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को बेच दिया गया जहां पर आपका प्राइवेट में आरक्षण लागू ना हो सके। और इस विदेश का काला धन लाने की बात छोड़ो, आपके देश का पैसा तमाम गुजराती लेके फरार हो गए, चौकीदार साहब को आज तक पता नहीं लगी। हे मेरे भाइयों, 14 में रैली लगती थी भाजपा की, भाजपा के लोग ला करके बस खड़ी करते थे और क्या कहते थे, हे माता जी, ए बहन जी, ए भैया जी, रैली में चली चलो, हम रास्ते में 200 रुपए भी देंगे, लंच पैकेट भी देंगे। अब आप लोग रैली में चले गए और क्या कहा उन्होंने, वोट आप हाथी को ही दीजिएगा, वोट हमको नहीं चाहिए, वोट कहां दीजिएगा, हाथी को। लेकिन खाली रैली में चले चलिए। लेकिन साथियों जो रैली में गए वहां क्या भाषण लगा, माताओं बहनों मित्रों, इस विदेश का काला धन आपके देश में ला करके अगर आप गरीबों के खाते में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो सारे लोग क्या किए, जोड़ने लगे। क्या, बड़का भैया, मझिलका भैया, संजिलका भैया, छोटका भैया, पितौजी जिंदा हैं,
4-5 खाता तो हमारे ही घर में खुल जाएगा। और अगर 20-20 लाख आया तो 1 करोड़ तो हमारे ही घर आ जाएगा। ये तो भगवान आया है। यहां सोच के क्या गए थे, पूरी खाएंगे, 200 रुपए ले लेंगे, लौट के आएंगे, वोटवा हथिये पे देंगे। लेकिन वहां जब भाषण सुने, कहीं ना भैया अब तो वोट कमल जाई, 20-20 लाख खाता मावा वाला है। आए सरकार बना दी, और जब बन गई तो क्या कहे, फ्री में खाता खुलाओ, जनधन योजना का खाता। हे मेरे भाइयों, भरी गर्मी भरी बरसात में हमने देखा खूब लंबी लंबी लाइन लगाई, पुलिस की डंडा अलग से खाई, और खाता भी एक पैसा न पाई। सही है कि गलत है? एक को पैसा नहीं पाई। अब भाजपा वाले पूछा तो क्या कहा थी, ये तो जुमला है। ऐसे जुमले वाले की सरकार ला के क्या करोगे? हे मेरे साथियों, ये ठग है। आज जो बता रहे गठबंधन, आज इस गठबंधन में कौन है, जरा ध्यान दीजिए। साथ में आपकी सरकार बनी थी, किसी से गठबंधन हुआ था, लेकिन आप पूर्ण बहुमत सरकार बनाए थे। आज आपका हौसला गिराया गया है, कहा जा रहा गठबंधन कर लो। उस गठबंधन में कौन है? समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, और कौन है? ममता दीदी। ममता दीदी का कई वोट यूपी में है, बोलो? है? नहीं है। केसीआर का कई वोट? यक्को नहीं। लालू नीतीश का वोट? यक्को नहीं। शरद पवार का वोट? यक्को नहीं। कौन गठबंधन? काहे परेशान हो? 2007 के तर्ज पर जनता का गठबंधन बना लो। कौन सी जनता? मुस्लिम भाइयों का, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, SC ST भाई, गरीब सवर्ण भाई, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई। एक जनता का गठबंधन अपने बूथ पर बनाओ, और BST की बात घर घर में जाके बताओ। निश्चित है कि ये सारा गठबंधन फेल हो जाएगा, और आपकी आने वाली हुकूमत 24 में बनेगी। साथ में आपकी सरकार थी ना, तो 12 में चुनाव हुआ था, और उस 12 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिले थे। जैसे हमारे यहाँ गोसाईगंज में 4600, बीकापुर में 6600, आपके टांडा में 2200, रुदौली में 3300, दरियाबाद 4300। कब? 12 में। ऐसे आपको ख्याल रहा हुए? जिस पार्टी की हैसियत 2000, 4000, 6000 कब थी 12 में, लेकिन किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। लेकिन आज आपकी हैसियत, बहुजन समाज पार्टी की हैसियत 90,000, 98,000, 40,000, 45,000, बहुत कम कहूँ है तब वो 20-25,000। लेकिन हर चौराहे क्या कहा जा रहा है? कहा हो फलाने तो हर पार्टियां खत्म हो गई, और भाजपा 2000, 4000 वोट पाई, कोई नहीं कहा खत्म हो गई। आपका मनोबल गिराया जा रहा है, अपने आप को मनोबल नहीं गिराना है। वही 12 में जो 2000, 4000, 6000 पाने वाली पार्टी थी, उनकी सरकार 13 में तैयारी की और 14 में दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। बनी कि नहीं बनी? किसकी? भाजपा की। अब आपकी 22 में जो स्थिति थी 40, 50, 60, 70, 80, 90, आप भी कहो, हौसला ऊंचा करो और कहो कि मैं भी, अगर 22 में किसी साजिश के तहत हमको कमजोर किया गया है, हम 23 में तैयारी करेंगे और 24 में दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। 2000, 4000 पाने वाला 12 में, 13 में तैयारी करके 14 में सरकार बना लिया, और हमें आपको हौसला गिराया जा रहा कि हमारी पार्टी खत्म हो गई। ये मिशन है बाबा साहब का, मनोहर साहब का, बहुजन में जन्मे महापुरुषों का, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ईवीएम जब तक नहीं रही, आपकी पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रही। ईवीएम आई, ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस बेईमानी कहा करती थी? लोकसभा में। अब भाजपा क्या कर रही? लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, मेयर में भी, हर जगह। लेकिन इससे घबराओ मत, किसी दिन कोई TN सेशन जैसा चुनाव आयोग आएगा, उसी दिन आपका ये चुनाव ईवीएम का बंद हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले,
और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अपने अपने बूथ पर जनता का गठबंधन बना करके 50-55% के ऊपर वोट कर लो, इनकी ईवीएम काम नहीं कर पाएगी। ये करना पड़ेगा। लेकिन हे मेरे साथियों, आज एक साजिश बहुत बड़ी आपके साथ और हो रही है। लास्ट पॉइंट बता के अपनी बात समाप्त करेंगे। हम वही बता रहे हैं जो आपके साथ साजिशें हो रही हैं, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। मालूम है, जिनकी सरकारें केंद्र में रही, काट दो उसका फोन, जिसकी सरकारें केंद्र में रही हैं, जिनकी कई कई प्रदेशों में रही हैं, आज उनकी अगर पार्टियां चल रही हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों करोड़ रुपए उसको चंदा देते हैं, तब चल रही है। माननीय कांशीराम साहब क्या कहते थे? माननीय कांशीराम साहब कहते थे, अगर किसी से सहारा लोगे तो उसका इशारा आपको मानना पड़ेगा। सहारा लोगे तो इशारा मानना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अगर उद्योगपतियों के पैसे से बनी है तो उद्योगपतियों के लिए कानून बना रही, गरीबों के लिए नहीं बना रही है। लेकिन बहन जी, गरीबों के लिए कानून क्यों बना पाई? क्योंकि बहन जी बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेती हैं। आपके 100, 200, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10-20 रुपए से पार्टी को चलाती हैं। इसलिए बहन जी आपके लिए काम कर पाती है। मालूम है आपको कि आज पूरे देश में एक षड्यंत्र किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। बहुजन समाज में जन्मे हमारे संत गुरु महापुरुषों ने जितना भी आंदोलन चलाया है वो बिना सहयोग और चंदे के नहीं चला है। माननीय कांशीराम साहब भी आए जब, तो उन्होंने कहा एक नोट एक वोट हमें दे दो, हम पार्टी खड़ी कर देंगे। कहा था कि नहीं? माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ये दोनों अगर सत्ता में रहेंगे तो गरीबों को डसेंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस रही तब भी डसी, आज भाजपा है तब भी गरीबों को नुकसान कर रही। इनसे होशियार रहना है। और माननीय साहब ने कहा था एक नोट एक वोट हम हुकूमत करेंगे। अरे आपने भगवान बुद्ध जी को देखा ना, कोई कमी नहीं थी उनके पास, भगवान बुद्ध जी के पास, लेकिन वो भी इस देश में मानवता पैदा करने के लिए उनको भी बौद्ध भिक्षु का भेष बनाना पड़ा। बौद्ध भिक्षु बने कि नहीं बने? ये मेरे महापुरुष हैं। तो बहुजन मूवमेंट भी बिना आप सबके सहयोग से नहीं चलने वाला। मान्य बहन जी 22 साल की उम्र से संघर्ष कर रही मेरे भाई। तमाम लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने 20-21 साल से काम करना शुरू किया और 22 साल की उम्र थी बहन जी की, जब एक दिन बहन जी के माता पिता ने कहा कि या तो तुम बहुजनों का मूवमेंट छोड़ दो, बीएसपी पार्टी छोड़ दो, और या तो मुझे छोड़ दो। किसने कहा? बहन जी के पिताजी ने कहा, माता जी ने कहा। जरा सोचो कि उस बहन पर क्या बीती होगी उस वक्त कि जब 22 साल की उम्र में उनके माँ बाप कह रहे हो कि बहुजन का मूवमेंट छोड़ दो या तो मुझे छोड़ दो, मेरा घर छोड़ दो। लेकिन धन है मान्य बहन जी, इस मिशन के लिए, इस मूवमेंट के लिए थोड़ी देर तो बहन जी सोची, उसके बाद अपना कपड़ा उठाई और अपने भाई का हाथ पकड़ा। बहन जी घर छोड़ करके दिल्ली बीएसपी कार्यालय पर पहुंच गई। किसके लिए? अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए। हे मेरे साथियों, आपको याद होगा कि हम इंसान के रूप में तो पैदा हुए हैं, लेकिन इंसान का दर्जा हमें नहीं दिया गया। तालाब में जानवर तो पानी पी सकता था, मलबा कर सकता था, लेकिन हम गरीबों को उस तालाब में भी पानी पीने को नहीं मिलता था। अपनी टूटी चारपाई पर भी हम बैठे रहते थे, तो ऐसे कुछ लोग आते थे कि जो हमको अपनी चारपाई से उतरकर जमीन में बैठना पड़ता था। अगर ये हमको छुटकारा मिला है तो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब मान्य साहब मान्या बहन जी के बदौलत मिला है, वरना आज भी वो गुलामी हमारी नहीं छूटती। मान्या बहन जी ने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, मांग में सिंदूर नहीं डाला, घर परिवार नहीं बसाया। किसके लिए? हमारे आपके मान सम्मान के लिए, हमारे आपके बच्चों के लिए। अगर हमारी बेटियों को साइकिल बहन जी ने पढ़ने के लिए दिया, अगर बहन जी ने 25,000 रुपए बेटियों को दिया, तो हमारी बेटियां पढ़ने लगी।
हमारी बेटियों को पैसा दिया, हर घर में नौकरी देने की कोशिश की, बहन जी ने दिया नौकरी, लाखों नौकरी सफाई कर्मी की, लाखों नौकरी बैकलॉग भर्ती, लाखों नौकरी पुलिस की, लाखों नौकरी मास्टर की, लाखों आवास महामाया के, लाखों आवास कांसीराम शहरी आवास योजना, ये सब किसने दिया? बहन जी ने। तमाम योजनाएं हैं। गांव गांव में पड़ी खाली सरकारी जमीनों को पट्टा दे के आपको मालिक बनाया बहन जी ने। 5 किलो राशन दे करके आपको भिखारी नहीं बनाया, जमीन का मालिक बनाया बहन जी ने। बनाया कि नहीं बनाया? ये मेरे साथियों, हमें आपको इस पार्टी चलाने के लिए सहयोग भी करना चाहिए। जब उद्योगपति लोग अपनी पार्टी चलाने के लिए करोड़ों देते हैं, तो हम गरीब लोग थोड़ा थोड़ा दे करके इस पार्टी को आपने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। आज इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। विधानसभा अध्यक्ष जी के पास रजिस्टर होगा, कहां है? इनको एक रजिस्टर बहन जी ने दिया है, उस रजिस्टर में पेज पड़ा हुआ है और उस रजिस्टर